4 बाप बेटा और बेटियां एक वक्त में यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा के स्टूडेंट रहे हैं। आप जामिया उकाड़ा में इस वक्त सिक्योरिटी गार्ड के वैसे फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मैं मस्जिद का खादिम और मुअज़्ज़िन रहा हूँ और इमामत भी करवाता रहा हूँ। अच्छा, आंटी ने आपको पढ़ाया? बिल्कुल, मुझे आंटी ने ही पढ़ाया है, जो कि यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं, लेकिन वो मेरे शागिर्द हैं। लेकिन बाद में जब मैं आर्मी में गया हूँ तो असल शौक़ तब पैदा हुआ है कि जब किसको नासर मारूं पत्थर कौन पराया है, शीश नगर में एक एक चेहरा अपना लगता है। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान आसिम शहजाद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी बुज़ुर्ग शख्सियत के साथ जिन्होंने अपनी तालीमी सफ़र में ना तो किसी मुआशी तंगी को अड़े आने दिया और ना ही किसी अपनी उम्र को ही रुकावट बनने दिया। उन्होंने अपनी तालीम फ़ौज में रिटायरमेंट के बाद मुकम्मल की है। हम उनसे जानते हैं कि उनका सफ़र ये कैसा रहा। ना सिर्फ उन्होंने ये अपनी तालीम मुकम्मल की है बल्कि उन्होंने अपनी औलाद को भी, जो कि आज जवान है, उनको भी आला तालीम दिलवाई है। तो हम उनसे जानते हैं कि वो किस मतलब कि उन्होंने हालात का सामना किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो आप बताएं कि आप जब फ़ौज में गए थे तो फ़ौज में आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन थी, जिस बेस पे आपने फ़ौज में जो है ना वो ली थी? जिस दौर में मैं पाकिस्तान आर्मी में भर्ती हुआ था तो उस वक़्त मैट्रिक तलीम बमुश्किल होती थी लोगों की 90 के दौरान, ठीक है। तो चूँकि उस वक़्त मैं बिल्कुल ही बच्चा था जब मैंने मैट्रिक किया था और उस वक्त मेरा जो वेट था वो 45 kg था टोटल का। तो जब उन्होंने मुझको भर्ती किया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आर्मी मेडिकल कोर के एक कैप्टन साहब थे, उन्होंने कहा कि यार तो आपको तो भर्ती वज़न ही नहीं पूरा है तो हम आपको कैसे कर लें। तो वहाँ के ऊपर एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा पुत्र कर लो, कोई गल नहीं, जिथे इन्हें चले जाएगा ये भी चले जाएगा, खैर चलागा बंदा मैट्रिक साइंस ना पढ़िया होया हैगा तो आजकल मैट्रिक साइंस बंदे नहीं लग जाएगी। तो उस कैप्टन साहब ने मुझको भर्ती कर लिया। तो उस वक्त मेरी तालीम मैट्रिक की थी। उस वक्त आपकी मैट्रिक तालीम थी, तो बाद में आपने जो है वो FA किया है। जब मैं पाकिस्तान आर्मी में 1992 में भर्ती हुआ हूँ तो वहाँ के ऊपर जब मैंने ट्रेनिंग किया 1.5 साल तकरीबन, उसके बाद फिर मेरी जो पोस्टिंग हुई है वो GHQ हेडक्वार्टर में हो गई। तो वहाँ के ऊपर जो हमारे जो टीचर मिले हैं, हमारे जो सीनियर थे आर्मी में, वो हवालदार थे, उस वक्त रिटायर होने वाले थे। तो वो उस वक्त जब वो रिटायर होने की उम्र में थे तो वो FA कर रहे थे। तो उन्होंने हमें बताया कि बेटा अगर आपने आगे जाना है तो आप ना अपनी सिविल क्वालिफ़िकेशन को आगे लेके आएँ। तो फिर उनकी नसीहत के ऊपर अमल किया। तो जो लोग मेरे साथ मार्शल एरिया के लोग, अटक, चकवाल, जेलम के लोग थे, वो क्योंकि मार्शल एरिया के ना देखा जाता है उसको पाकिस्तान फ़ौज में, तो वो लोग जो थे वो मुझसे सिविल एजुकेशन में उन्होंने जाते सार ही, क्योंकि उनके कुलीग थे, जाने वाले भी कोई मिल गया उनको, और उन्होंने अपना ना FA का दाखिला भेज दिया जी। वो मुझसे जो जूनियर थे एक्चुअल में आर्मी में, और वो सिविल एजुकेशन में उन्होंने दाखिला भेजा और वो पास हो गया फर्स्ट ईयर में। क्योंकि वहाँ के ऊपर आर्मी जो बोर्ड है, एजुकेशन बोर्ड है रावलपिंडी का, वहाँ के ऊपर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर अलग-अलग होते थे। जी। ठीक है। जबकि बोर्ड में उन दिनों में हमारे जो बोर्ड थे, एजुकेशन बोर्ड थे, वहाँ के ऊपर आप FA कंबाइन ही होता था 2 साल का। तो वो जब मुझसे 1 साल आगे चले गया सिविल एजुकेशन में तो फिर मुझे भी थोड़ा सा वो मोटिवेशन मिले कि यार के भी मुझे भी पढ़ना चाहिए, अगर ये जूनियर है तो कल को ज़ाहिर ये सीनियर हो जाएंगे मुझसे। तो मैंने फिर उनको देखी, मैंने भी अगले साल दाखिला भेज दिया। FA करने के बाद फिर मुझे शौक़ पैदा होगा और ज़्यादा, क्योंकि उन दिनों में पाकिस्तान हुकूमत की तरफ से ना इंक्रीजमेंट लगती थी। इंक्रीजमेंट सालाना इंक्रीजमेंट जो होता था वो आपको, बल्कि FA किया तो 2 इंक्रीजमेंट लग गए, फिर BA कर लिया तो 2 इंक्रीजमेंट और लग गए। वो उसमें ये हुआ कि भी मुआशी तौर के ऊपर भी मुस्तहकम हो गया मैं कि भी हर महीने वो जो 2 इंक्रीजमेंट थी उन दौर में बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए फिर मैंने BA का भी
چانس لیا. میں نے کبھی بی اے بھی کرنا چاہیے, اور بی اے کا داخلہ میں نے, اور فرسٹ اپیرنس میں میں نے نا پنجاب یونیورسٹی سے اس دور میں ہائی سیکنڈ ڈویژن میں بی اے کلیئر کر لیا تھا میں نے. اور بی اے کلیئر کرنے کے بعد یوں ہی میں نے بی اے کلیئر کیا تو پھر آرمی کی طرف سے ہی مجھے سلیکشن کر لی گئی ہے کہ یونائٹڈ نیشن پیس مشن سوڈان میں میری سلیکشن ہو گئی ہے. وہاں کے اوپر میں تقریباً 1.5 سال رہا, یعنی کہ فارن کنٹری بھی گئے, فارن کنٹری بھی میں رہ کے آیا ہوں تقریباً 1.5 سال. اچھا, تو آپ نے خود بھی تعلیم حاصل کی, آپ ماشاءاللہ سے آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, جامعہ اوکاڑا سے آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. کہ بھی میں کیونکہ کلاس شروع نہیں ہوئی ابھی تک, جب انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس چلے گی تو انشاءاللہ تعالی اس میں پی ایچ ڈی آپ کا پرپوزل جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو چکا ہے انشاءاللہ تعالی. بالکل. ہاں, تو آپ نے خود بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے, جبکہ آپ نے اپنی اولاد کو بھی اعلیٰ تعلیم دلوائی ہے. تو آپ کے بیٹے کتنا پڑھے ہوئے ہیں اور کون کون سے, وہ کیا کرتے ہیں؟ میرے جی 2 بیٹیاں ہیں اور 3 بیٹے ہیں ماشاءاللہ. میری بڑی بیٹی نے اسی جامعہ اوکاڑا سے ہی ایم فل کیا ہے کیمسٹری میں, تو ابھی ہم اس کی شادی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. کوشش کی تھی کہ اس کا پی ایچ ڈی میں داخلہ ہو جائے, لیکن ابھی شادی کی وجہ سے ظاہر ہے پھر ٹھیک ہے سسرال والے ہو سکتا ہے ایگری نہ ہوں, ٹھیک ہے, لیکن کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بچی کو پھر بھی پی ایچ ڈی کرواؤں میں. اچھا, ٹھیک ہو گیا. تو پی ایچ ڈی وہ بھی کریں گی اور آپ بھی ساتھ ہی کریں گے؟ ہاں جی بالکل. وہ ایم فل, میری بیٹی مجھ سے 1 سال سینئر تھی, وہ سیکنڈ ایئر میں ایم فل میں تھی اور میں فرسٹ ایئر میں ایم فل میں تھا. تو ظاہر سی بات ہے بیٹی ہے جی ماشاءاللہ, میں نے پڑھایا ان کو. اور کیسا فیل ہوتا تھا جب بیٹی سینئر کلاس میں پڑھ رہی ہے اور آپ جو ہے ان سے 1 سال پیچھے ہیں, جونیئر ہیں, تو کیسا فیل کرتے تھے آپ کے بیٹی جو ہے وہ مجھ سے زیادہ جو ہے نا آگے کلاس میں؟ بالکل فیل ہوتا تھا, اور میں اسی چیز کو آنر سمجھتا ہوں کہ بھی میں کسی کو بتانے میں, کوئی بندہ پوچھتا تھا تو میں کہتا تھا یہ میری بیٹی اور ایم فل کر رہی ہے. اور میں خود بھی اس کے بعد جب کلاس میں گیا ہوں تو میں نے بالکل آنریبل کے طور پہ لوگوں کو بتایا کہ میری بیٹی بھی ایم فل کر رہی ہے اور میں بھی ایم فل کر رہا ہوں اسی یونیورسٹی سے. تو یہ ساتھ ہی یہ نہیں تھا بلکہ میرے 2 اور بچے بھی اسی یونیورسٹی میں, ہم ایک ہی وقت میں 4 باپ بیٹا اور بیٹیاں ایک وقت میں یونیورسٹی آف اوکاڑا کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. میرا بیٹا وہ بی ایس کمپیوٹر سائنس کر رہا تھا, اور میری چھوٹی بیٹی وہ بی ایس اسلامک اسٹڈی کی اسٹوڈنٹ ہے, اور ہم ایک ہی وقت میں 4 اسٹوڈنٹ رہے ہیں یونیورسٹی آف اوکاڑا میں. جی, تو آپ جامعہ اوکاڑا میں اس وقت سیکورٹی گارڈ کے ویسے فرائض انجام دے رہے ہیں؟ جی بیسکلی طور کے اوپر جب یہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن تھی تو وہاں کے اوپر میری جو انرولمنٹ ہوئی تھی وہ ایز اے سیکورٹی گارڈ ہی ہوئی تھی. جی ٹھیک ہو گیا. تو ان کے بعد پھر ایسا ہوا کہ بھئی ایڈمیشن ہوتا تھا. میں نے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں کیا کہ بھی میں نے ایم فل کیا ہوا, میں نے پوسٹ گریجویشن لائبریری سائنس میں کیا ہوا تھا. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے ساتھ میں نے 2 ایئرس پوسٹ گریجویشن ماسٹر کیا ہوا ہے ہوٹل مینجمنٹ اینڈ ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ میں کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو میری تعلیم کی ایجوکیشن کی وجہ سے لائبریری میں اس وقت جو ڈائریکٹر ڈاکٹر خالد سلیم صاحب آج بھی اکیڈمک چیئرمین ہے یونیورسٹی آف اوکاڑا میں, تو انہوں نے مجھ کو نا لائبریری میں لے لیا. اس وقت ان کے پاس بندے نہیں تھے, تو پھر میں ان کا ایڈمیشن بھی کرتا تھا, لائبریری میں کام بھی کرتا تھا. اور پھر وہاں کے اوپر مسجد نہیں تھی تو نماز کے جو فرائض ہے وہ بھی مجھے ڈاکٹر صاحب نے سونپ دیے, اور اسی وجہ سے پہلے دن سے لے کے آج تک میں مسجد کا خادم اور مؤذن رہا ہوں, اور امامت بھی کرواتا رہا ہوں, ابھی بھی ہوں. اسی اپنی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ وہ بھی کام بھی کرتے ہیں. آپ وہاں پہ مؤذن بھی ہیں؟ میں مؤذن بھی ہوں اور مسجد کا خادم بھی ہوں, امام بھی ہوں. ڈاکٹر صاحب نہیں ہوتے, یہ ہمارے ڈاکٹر عبدالغفار صاحب ہیں جو انچارج ہیں اسلامک اسٹڈی کے اور مسجد کے. میں ان کی غیر موجودگی میں جماعت بھی کراتا ہوں. جی. اچھا, اکثر اوقات یہ دیکھا گیا کہ لوگ جو ہے وہ نوکری کرنے کے لیے پڑھتے ہوتے ہیں, نوکری ملی, تعلیم ادھوری چھوڑ دی, تعلیم کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. تو آپ میں یہ والا جذبہ کہاں سے پیدا ہوا کہ آپ نے نہ صرف اپنے بچوں کی بلکہ اپنی بھی تعلیم کو جو ہے نا وہ مکمل کیا ہے؟ اصل میں جب میں میٹرک میں پڑھتا تھا تو اس وقت صرف پڑھائی کی طرف ہی میں راغب نہیں تھا. اس وقت میرا زیادہ تر جو ٹرینڈ تھا وہ گیمز کی طرف تھا, فٹ بال,
खेलना, क्रिकेट खेलना, हॉकी खेलना और आप ये सारी गेम्स खेलते रहे? जी और दौड़, ख़ास तौर के ऊपर मैं एथलीट था दौड़ में, ठीक है। यहाँ के ऊपर यूनियन काउंसिल के लेवल के ऊपर दौड़ी हुई हैं, तो मैंने वहाँ के ऊपर विनर अप रहा, ठीक है। तो आर्मी में जाके भी मैं फ़ुटबॉल खेलता रहा हूँ। फिर जब यूएन फोर्सेस में गए हूँ तो खर्तूम में, सूडान में, हम उनके साथ भी फ़ुटबॉल खेलते रहे हैं, ठीक है। तो चूँकि वालिद साहब की तरफ से मजहबी घराना है मेरा, तो वालिद साहब की तरफ से ये था कि भी मेरा बेटा ना पढ़ लिख जाए, तो पहले तो यही शौक़ था बेसिकली तौर के ऊपर। लेकिन बाद में जब मैं आर्मी में गया हूँ तो असल शौक़ तब पैदा हुआ है कि जब मुझसे जो जूनियर लोग थे वो 1 साल पहले FA में चले गए और मैं उसके बाद गया हूँ। उस शौक़ को लेके आज तक मैं इसी तरह ही चलता आ रहा हूँ कि भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए, खुद भी पढ़ना चाहिए। एक शौक़ है, वालिद साहब का भी यही शौक़ था कि बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है, और उसी शौक़ के ऊपर ही मैं आज कारबंद हूँ। आपने अपने 3 से 4 बच्चों को तालीम दिलवाई और माशाल्लाह से वो आला तालीम याफ्ता हैं, तो आपको मुआशी मुश्किलात का सामना तो करना पड़ा होगा? नहीं, मुश्किलात तो ज़ाहिर से होती हैं, लेकिन मेरे तालीम हासिल करने में या मेरे बच्चों को तालीम हासिल करने में मेरा इसमें जो सबसे बड़ा हाथ है वो मेरी मिसेस का है, ठीक है। उन्होंने मुझको इसकी समझने के भी फोर्स किया है कि आपने पढ़ना है। अच्छा, आंटी ने आपको पढ़ाया? बिल्कुल, मुझे आंटी ने ही पढ़ाया है। और फिर ज़ाहिर सी बात है कि मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भर्ती हो गया हूँ, तो वहाँ के ऊपर जो जितनी भी कंपनी मिलती है, ज़ाहिर वो सारे पढ़े लिखे थे, टीचर हैं, एम्प्लॉय हैं, वो सारे के सारे ज़ाहिर। तो फिर इस हिसाब से वो मुझको ना मज़ीद उन लोगों को देखा देखी कि यार ये भी लोग हैं, अगर ये पढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। मुझसे बहुत से लोग हैं जो कि यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं, लेकिन वो मेरे शागिर्द हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय आपके शागिर्द हैं? बिल्कुल शागिर्द हैं। बहुत से लोग, बहुत से बिल्कुल परमानेंट स्टाफ है, वो जो मुझसे पढ़ा है, उन्होंने FA में पढ़ा है, BA में पढ़ा है, मास्टर लेवल है, अभी वो MPhil कर रहे हैं। वो अभी जो मुझसे पहले MPhil जो मास्टर करके गए हैं, वो मेरे शागिर्द अभी MPhil में स्टूडेंट हैं हमारे पास ही। नहीं तो कैसा फील होता है जब आपके जो सीनियर्स हैं, परमानेंट जॉब होल्डर्स लोग आपको मिलते हैं और वो आपके शागिर्द हैं, तो आप वो क्या मंजर आपके जहन में आता है? बिल्कुल, वो इसी तरह ही होता है कि जब वो मुझसे एम्प्लॉय हैं, वो मुझसे पहले यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, वो मुझसे सीनियर भी हैं, ठीक है, लेकिन पहले वो एजुकेशनल तौर के ऊपर मुझसे पढ़ के गए हैं, अभी वो मुझसे जूनियर हो गए हैं। लेकिन वो जहाँ के ऊपर भी अपना तारफ़ कराते हैं, सबसे पहले मेरा तारफ़ कराते हैं कि मैं इस उस्ताद से पढ़ा हूँ। हत्ता कि वो मैं टीचर नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने उनको पढ़ाया है। एज ए दोस्त भी थे, फ्रेंडशिप भी थी, सारा कुछ था। मैं बड़ा भी था उनसे, क्योंकि आर्मी से 20 साल गुजार के आए हैं, तो ज़ाहिर सी बात है एक्सपीरियंस अपनी जगह के ऊपर होता है। मैं अगर पहले MA इस्लामियात ना होता तो मैं ज़रूर MPhil उर्दू किया होता मैंने, क्योंकि मेरा जो जितना भी माइंड था वो पहले नावल पढ़ने और इस तरह का था, ठीक है। तो ड्रामे, फिल्में देखना, ये सारे मतलब कि सियासी बेस है, तो सियासत में भी मैं हर काम में मतलब कहने का वो जैक्स इन ऑल ट्रेड्स, हर फन मौला जिसे बंदा कहता हूँ। मतलब कहना कि भी आप मुझे जहाँ पे वो जैसे ना सब्जियों में आलू है, जिस मर्जी सब्जी आलू फिट कर दो वो बाकी अंदा है। आपने बताया कि आप उर्दू करना चाहते थे, तो आपका काफ़ी सारा इंटरेस्ट जो है वो उर्दू नॉवेल्स की तरफ रहा है, तो कौन से आपको जो हैं मुसन्नफ़ जो है नावल निगार वो पसंद है? पहले मैं बानो कुदसिया साहबा, उस दौर में हमारे दौर में बानो कुदसिया साहबा थी, इशफाक साहब थे, ठीक है, उनको पढ़ा मैंने, सबको है, ये नहीं कि भी मैंने किसी एक को पढ़ा है। फिल्मी लेवल है तो वो जो फिल्मी राइटर हैं मैंने उनको भी पढ़ा है, मैंने नावल निगारों को भी पढ़ा है, मैंने ड्रामा निगारों को भी पढ़ा है। मतलब कहने का भी पहले यही था, क्योंकि मेरे वालिद साहब को कि मजहबी घराने से तल्लुक़ रखते थे, तो मैं चाहता था कि भी मैं ना MA इस्लामियात में कर जाऊँ। लेकिन उस दौर में जब मेरे वालिद साहब हयात थे तो उन्होंने कहा कि यार ये इस्लामियात तो ज़रूरी, वो भी मौलवी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि यार ये अरबी जो है ना बहुत मुश्किल है, एक लफ्ज़ के 80 ना मीनिंग होते हैं अरबी में। अरेबिक में आप जाएँ तो 80 मीनिंग मिलते हैं एक वर्ड के, पता चलता कि भी कौन सा मीनिंग कहाँ पे फैक्ट होता है, तो ये बहुत मुश्किल है, आप इसको ना छोड़ दें।
اردو کی طرف ہی ذرا توجہ دیں. اچھا، یہ آپ کے والد صاحب نے آپ کو کہا تھا؟ ہاں، لیکن حتیٰ کہ وہ خود بھی امام مسجد تھے. جی. میرے والد صاحب نے اس گاؤں میں تقریباً 40 سال بچوں کو قرآن مجید پڑھایا ہے. ٹھیک ہے، اور 3 پشتے میرے والد صاحب نے بچوں کو قرآن مجید پڑھایا ہے. اردو سے لگاؤ رکھنے والے لوگ غزلیں تو پڑھتے ہیں، تو آپ کو کون سا شاعر سب سے زیادہ پسند ہے؟ میرے خیال میں نے نا ناصر کاظمی صاحب کو بھی بہت اچھا لکھا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بہزاد لکھنوی صاحب. ہر طرح کی فیلڈ ہوتی ہے غزل میں بھی، کوئی لازمی نہیں کہ ایک ہی فیلڈ ہے غزل میں، بہت ساری فیلڈ ہوتی ہیں. ناصر کاظمی صاحب کی اگر کوئی غزل آپ کو اچھی سی ہو تو اس کے کوئی چند اشعار ہمیں سنانا چاہیں آپ؟ ناصر صاحب نے فرمایا کہ لکھا تھا کہ کس کو ناصر مارو پتھر کون پر آیا ہے، شیش نگر میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے. کیا بات ہے، عمدہ.